सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके वेलोसिटी का और उसके एसेलरेशन पे, इस पे हम आज बात करेंगे कि वेलोसिटी उसका हम कैसे निकालते हैं और एसेलरेशन का प्लॉट कैसे हम करेंगे। तो कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डेफिनेशन था वो क्या था, कि वो ऐसा मोशन होता है जिसका एसेलरेशन क्या होता है, कि उसका एसेलरेशन आपका डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये एसेलरेशन जो था ये प्रोपोर्शनल था डिस्प्लेसमेंट के, बट साइन क्या था, निगेटिव था। निगेटिव होने का बस बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि ये एसेलरेशन जो है और ये डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा होगा तो एसेलरेशन इसका इधर हो रहा होगा, यही मीनिंग है। एसेलरेशन इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, चार चॉइस रहेगा कि वो एग्जाम्पल बताइए जहां पर आपका एसेलरेशन जो है, और एसेलरेशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यही एग्जाम्पल है। इसको हमने कल जो है ये निकाला था कि ये इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आया था। ये कहीं कहीं आपको साइन के फॉर्म में भी लिखा रहेगा, तो उससे कोई चौंकने की बात नहीं है। ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिखा हुआ हो सकता है। और ये ओमेगा क्या था हमारा, ये के बाई एम है। अभी हम ओमेगा को आगे बताएंगे, ओमेगा कहते किसको है और ओमेगा होता क्या है। बट ओमेगा क्या है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, एम क्या है मास है। इस दोनों के को डिवाइड करके अंडर रूट ले लेते हैं, देन दिस इज कॉल्ड ओमेगा। इसको हम आगे अभी बताएंगे कि इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी हम इसकी बात बाद में करेंगे फ्रीक्वेंसी पे जब आएंगे। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक होती है एफ, जिसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। ये होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। यानी कि यहां से यहां पर एक कंप्लीट रोटेशन हुआ तो एक, ये नंबर ऑफ रोटेशन जो है एक सेकेंड में ये कितने बार रोटेट करता है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मान लिया कि 20 बार ये रोटेट किया एक सेकेंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्स होगी। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि 1 बाई टाइम पीरियड के इक्वल होता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ये अभी हम थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है। तो यहां तक हम कल देखे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले थे। एक इक्वेशन हमको जो सॉल्व किए थे कि एक्स डबल डैश प्लस क्या था आपको, ये था के बाई एम एक्स इक्वल टू 0 था। यानी कि एक्स का कौन सा वैल्यू हम डाल देंगे ताकि ये वाला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी 2 बार एक्स को डिफरेंशिएट किए थे और इससे इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट किए थे तो 0 आता था। तो इसको हम लोग कहते थे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जो हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो आपको ये वाला पोर्शन जो है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आगे हम ग्राफ भी बताएंगे इसका कैसे खींचते हैं। ये फाई क्या है, फाई बड़ा इंपॉर्टेंट। फाई एक क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ये फ्लक्स नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। दिस इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट और फेज डिफरेंस हमने आपको बताया था कल। फेज डिफरेंस का क्या मीनिंग होता है ये हम अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस फेज डिफरेंस को क्या कहते हैं ये मीनिंग बताएंगे। कभी कभी आपको ये आता होगा जैसे कि एक टर्म आता है पाथ डिफरेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ओरिजिन है, ये है ओरिजिन, और इधर से आपको ऐसे जाना है इस पाथ पे। तो एक किसी ने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करके मान लिया यहाँ से स्टार्ट किया, अपना जर्नी स्टार्ट करना शुरू किया, ट्रेवल करने लगा। तो ये जो डिस्टेंस जो इसने आगे स्टार्ट किया है जितना था, मान लिया अगर ये डिस्टेंस x1 था, तो यही x1 को क्या कहेंगे, x1 यहाँ है और एक दूसरा है जिसने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया चला। ये ए पर्सन है एंड ये बी है। तो ए ने जो है x1 डिस्टेंस के बाद चलना शुरू किया, लेकिन बी क्या है, ये ओरिजिन से ही चलना शुरू किया है। तो इस दोनों के बीच जो पाथ का डिफरेंस होगा वो x1 कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस x1। यानी कि दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, इसको हम लोग इसी को पाथ डिफरेंस कहेंगे। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। आगे चल के हम इसी को जनरलाइज करके एक बात बताएंगे, फेज डिफरेंस उसको कहेंगे, पाथ डिफरेंस नहीं बल्कि
फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का भी मीनिंग है, अभी थोड़ी देर में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पाथ डिफरेंस का यही मीनिंग है कि ओरिजिन से कितना आगे से कोई स्टार्ट किए, आगे से स्टार्ट किया ए ने यहां से चलना x1 डिस्टेंस से, बी है ओरिजिन से ही चला है, तो इस दोनों के बीच पाथ का डिफरेंस कितना है, x1 है। अगर ये दोनों सेम स्पीड से चलता, दोनों की स्पीड मान लिया जाए कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर होता इस पर्सन का, और इसका भी होता 10 किलोमीटर पर आवर होता, और ये x1 मान लीजिए 1 मीटर होता, ये सेम डायरेक्शन में चलता, सेम पाथ पे चलता, तो ये 1 मीटर का डिफरेंस जो है हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर ये सेम स्पीड से चल रहा है तो इन दोनों के बीच पाथ का डिफरेंस 1 मीटर ये हमेशा रहेगा। अब अगर 1 मीटर जो डिफरेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। यहाँ पे इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस है, और आगे चल के हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे। तो फेज डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा वेट करिए, अभी बताएंगे आप। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे इसका वेलोसिटी अगर मुझे, ये आपको निकल गया, क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कहते हैं, ये दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इसको dx बाई dt करेंगे, तो जो निकल के आएगा वो वेलोसिटी हो जाएगा। dx बाई dt इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, कल बताए थे। तो ये a रहेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, मल्टीप्लाइड है इसके साथ। और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है cos का, थीटा के जगह पर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, और फिर ओमेगा टी को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आगे आपको, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मिलके आएगा आपको dx बाई dt इक्वल टू v इक्वल टू माइनस a ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो इसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं इस लाइन को। जैसे ये आपका है ना, a है cos ओमेगा टी है प्लस फाइव है, इसको डिफरेंशिएट करना है d बाई डी टी से, इसको ऐसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसमें जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a ऐसे आ गया, d हो गया cos ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम पूरा ब्रेक करके लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई dt हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा आपके पास, जब ये ऐसा हो गया तो अब cos का डिफरेंशिएशन करना है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि cos थीटा d cos थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, तभी माइनस साइन थीटा होगा। अगर यहाँ थीटा नहीं है ऊपर में और नीचे में भी थीटा नहीं है, तो इसको हम साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन है, यानी यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, थीटा के जगह पर इतना है ये, तो t है तो इसको हम साइन नहीं लिख सकते हैं, तो पहले इसको हमको ये वाला पूरा टर्म नीचे लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव लिखना पड़ेगा। तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव जब हम लिखेंगे, ये मैथमेटिक्स का रूल है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये हो गया cos d cos ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई d ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू d ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई dt। देखो इससे ये कट जाएगा, तो फिर यही वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, फिर यही वाला। अब इसको हम लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये थीटा के जगह पर ये पूरा इतना टर्म है, वही सेम चीज यहां है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ये पूरा होल थिंग हो जाएगा माइनस साइन थीटा।
तो इसको लिखेंगे दिस टर्म इज कॉल्ड माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। ये पूरे के लिए, इस पूरे होल थिंग, दिस होल थिंग कैन बी रिटेन, ये पूरा चीज आपको जो है ये वाला, ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, ये लिख दिया, ये आ गया हमारा। अब आगे जब हम आएंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ टी है, अब इसके साथ हम कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। जब टी के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी, और ये फाई क्या है, ये फेज डिफरेंस है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी है, तो ये सिर्फ ओमेगा यहाँ बाहर रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे माइनस, अच्छे से समझ लेना, ये डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं है, ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारा हो गया, ये इतना आ गया इसका डिफरेंशिएशन। यही टर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करके मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। ये तो यहाँ था ही, ये यहाँ बाहर में है ये अपना, तो आपको जो वेलोसिटी निकल के आया, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। ये हमारा वेलोसिटी निकल के आया। डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम आपसे पूछेंगे डिफरेंशिएशन, ये वेलोसिटी क्या हो गया, अब एक्सेलरेशन निकालना है इसका, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डीवी बाई dt। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके मुझे बताओ कितना आता है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो खाली ये ओमेगा बाहर आ जाएगा बस, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे, ये इसको बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, ये सब आपस में बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशंस हैं ये सारे। एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब हम इस एक्सेलरेशन को चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख दें, जरा देखो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है, ए कॉस, ये वाला टर्म ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहां से देखो ये टर्म को अगर हम इसके साथ टोटल मिला दें, ये वाला टर्म आपस में, ये होल टर्म, ये देख लो, तो ये वही है ना, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको हम एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। देखो अब इसको अगर हम ऐसा कर दें, ओमेगा स्क्वायर और माइनस एक्स कर दें, ध्यान से समझना, ए हो गया। तो जो हम डिफिनेशन पढ़े थे, अगर ध्यान से समझ याद हो, डिफिनेशन हम पढ़े थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। आ गया डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल। साइन क्या होता है, उसका निगेटिव होता है, तो देखो ये माइनस साइन भी हो गया। और ये ओमेगा स्क्वायर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, जो इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसको पता ये चला कि एक्सेलरेशन जो है, यहाँ भी जब हम इक्वेशन निकाले आगे चल के, तो ये हमारा निगेटिवली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ओरिजिनल इक्वेशन आपका ये है डिस्प्लेसमेंट का, ये है आपका वेलोसिटी का इक्वेशन, एंड ये है आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इसको ग्राफ पे कैसे समझेंगे इन चीजों को कि ये होता क्या है। तो एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे ये हमारा कॉस है, मान लो कॉस हमने लिखा ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसमें हमने कर दिया प्लस 2 पाई। अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये फिर वही रह जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ही रहेगा। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो ये आपका थीटा के जगह पर, ये देखिए ये थीटा हो गया पूरा, ये हो गया 2 पाई, तो ऐड कर दिया तो फिर यही कॉस थीटा मुझे मिल गया ये वाला। तो इसको क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग देखो इसका क्या है, यानी कि कॉस में अगर हम 2 पाई 2 पाई ऐड कर देंगे कॉस के कुछ वैल्यू में, मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखते 2 पाई प्लस लिख देते
यहाँ लिख देते, मान लो हम π/6 लिख देते, तो ये क्या हो जाएगा, cos π/6 हो जाएगा ये। यानी कि 2π ऐड करो तो ये वैल्यू cos π/6 में अगर हम 2π ऐड भी कर देंगे तो उसका वैल्यू cos π/6 के बराबर ही होता है, यानी कोई चेंज नहीं होता है इसमें 2π ऐड करने पे cos में। या साइन में भी यही होता है, मैथमेटिक्स इसमें थोड़ा है, साइन में भी अगर हम ऐड करें 2π + थीटा तो ये भी साइन थीटा ही होता है। तो ऐसा फंक्शन ये साइन और कोसाइन है जिसमें हम 2π ऐड कर रहे हैं तो इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। या 2π का आप इंटीग्रल मल्टीपुल कर दें, 4π 6π 8π इस तरीके से अगर करेंगे तो भी उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वो वैल्यू जिसको ऐड करने पे इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम टी से डिनोट करते हैं और इसको भी टी से, तो टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये हमारा साइन और कोसाइन फंक्शन दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, 2π होता है। इसका मतलब होता है, फिजिकल मीनिंग है कि साइन और कोसाइन ये अपना वैल्यू रिपीट करता है 2π के बाद। जैसे ये फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट पढ़े हो तो यहाँ पाई हो गया, यहाँ हो गया 2π, तो जैसे ही 2π ऐड कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसमें अगर हम 4π ऐड कर देंगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 6π ऐड करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो साइन और कोसाइन दोनों अपना वैल्यू 2π के बाद फिर वही आ जाता है, 4π के बाद ऐड कर देंगे वो वैल्यू तो फिर वही आ जाएगा। तो इतने टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और ऐसा फंक्शन को हम लोग कहते हैं ये फंक्शन पीरियोडिक है, यानी फिर वही वैल्यू रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन है ये, जो वैल्यू खुद एक रेगुलर टाइम इंटर के बाद रिपीट करता है, विच इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन है। साइन का भी पीरियड 2π हो गया और कॉस का भी पीरियड होता है 2π ही होता है। अब देखिए, यहां से मान लिया हमने इसको ऐसे घुमाया, मान लिया एक बार ही ये रोटेट किया यहां से यहां तक, यहां से चला, यहां से यहां तक घूम करके फिर ये यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल बनाएगा ये ओमेगा हम कहते हैं, θ/t भी कहा जाता है, एंगुलर स्पीड कहते हैं इसको, या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, या इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 3 नाम है इसका, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा को कहा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये यहां से चला ऐसे होके पूरा यहां पहुंचा तो थीटा कितना बन जाएगा, 2π। और इस समय जो टाइम इसको लगा यहां से यहां तक आने में, वो टाइम को क्या कहते हैं, टी कहते हैं, टाइम पीरियड। ये हमने सर्कुलर मोशन में भी बताया था। और 1/टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 2π × f, तो ओमेगा जो आपका होगा वो 2π × f, और इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा अगर रेडियन पर सेकेंड लिखा है तो समझना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है जिसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है, और अगर एफ लिखा है तो इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी है। इसका यूनिट हर्ट्स भी होता है, एफ का यूनिट जो है वो हर्ट्स होता है, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। अब इसी चीज को जो मैंने अभी लिखा x = a cos ωt + phi, इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हम इसका अभी देखते हैं कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक ग्राफ देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो अभी मैंने लिखा है आपको x = a cos ωt + phi। phi क्या है, phi इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, ये कहलाता है फेज डिफरेंस। इसका भी मीनिंग क्या है अभी हम आपको बताते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस, फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इस x का बड़ा से बड़ा वैल्यू कितना हो सकता है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस x,
ये टाइम पे क्या है, डिपेंडेंट है। कॉस का बड़ा से बड़ा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इधर कुछ भी लगा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और तो इसीलिए एक्स का बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, ए हो सकता है, व्हेन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू 1। और ये कॉस का ये वैल्यू 1 कब होता है, जब ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाए, 0 हो जाए। कॉस 0 पे वैल्यू कितना होता है, 1 होता है कॉस का। तो एक्स का जो बड़ा से बड़ा वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसीलिए इसको ए से लिखा जाता है। ये ऐसे इसका वेरिएशन दिखाया गया, यही ए है, एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको ए कहते हैं। यानी कि ये यहां से चल के ये बड़ा से बड़ा वैल्यू आया, फिर उसका वैल्यू ऐसे घटने लगा, ये 0 पे पहुंचा, फिर निगेटिव डायरेक्शन में बड़ा से बड़ा वैल्यू आया, फिर ये वैल्यू ऐसे चेंज हुआ, फिर 0 आया। यानी यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया ये। और इस टाइम पीरियड को एंगल के फॉर्म में क्या कहेंगे, 2 पाई कहेंगे। ये 2 पाई एंगल यहां से यहां तक चला। उसके बाद ये फंक्शन फिर ऐसे ही जाने लगा, रिपीट हो रहा है ना, ये जैसे ऐसे जा रहा था ये भी ऐसे ही जा रहा है, फिर ये ऐसे अपना चलेगा। और ये चलता रहता है, ऐसा नहीं कि ये रुकेगा। इसको ये वेव कहा जाता है। ये आपका वेव हो। तो इसको ये यहां से यहां तक ये वाला क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, यही ए है। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और इस दो करेस्ट वैल्यू इसको कहते हैं करेस्ट। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक, इसको पढ़े हैं, इसको कहते हैं वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा कहते हैं। या यहां से यहां तक भी जो डिस्टेंस होगा ये इसको कहते हैं ट्रफ, TROUGH। दिस इज कॉल्ड ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको लैम्डा कहेंगे, वेवलेंथ। या दो कंसेक्यूटिव करेस्ट, ये करेस्ट है यहां वाला और यहां वाला, इसके बीच जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और ये जो क्या करता है, ये ऐसे जो कर रहा है, ये ऑसिलेशन हो रहा है। एक सेकेंड में जितना बार ये ऑसिलेट करेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। अभी देखो ये यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन हो गया, यहां से यहां तक, अभी इस ग्राफ में दिखा रहे हैं, यहां से यहां तक दूसरा ऑसिलेशन हो गया, यहां से यहां तक दूसरा ऑसिलेशन, फिर यहां से ये चला यहां तक आया, ये हो गया तीसरा ऑसिलेशन। अब ये तीनों ऑसिलेशन करने में इसको टाइम कितना लगा, अगर ये 1 सेकेंड लगा है, 1 सेकेंड में ये यहां से यहां आया, फिर यहां से ये इस तरह से है, ये यहां से यहां तक आया, एक ऑसिलेशन मान लो ये किया, फिर यहां से यहां तक आया, ये दूसरा ऑसिलेशन हो गया, फिर यहां से यहां तक चल के ये तीसरा ऑसिलेशन किया। अब मान लो ऐसा करने में इसको 1 सेकेंड का टाइम लगा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। यानी अगर 3 बार यहां से यहां तक ये ऑसिलेट किया, यहां से यहां तक 3 बार है, और इसको अगर टाइम 1 सेकेंड लगा है तो 3/1 कर देंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज होगी। अगर इसको यहां से यहां तक जाने में ये 1 सेकेंड लगा है, तो अगर ये 3 ऑसिलेशन किया है और यहां से यहां तक ऑसिलेशन करने में इसको 6 सेकेंड लगा होता, टाइम मान लो इसको लगता है 6 सेकेंड, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 हर्ट्ज हो जाएगी। यानी कि 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, उसी को इसकी फ्रीक्वेंसी कहें। टोटल ऑसिलेशन ये 3 है, और टाइम अगर यहाँ 6 सेकेंड लग गया तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट किया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में 1/2 हो गया। अगर इसको 3 सेकेंड लगा होता, ऑसिलेशन तो 3 ही है, टाइम अगर 3 लिया होता तो 1 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी कह देते ये। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। दूसरा इसको हम लोग समझने का एक और तरीका है, ये स्प्रिंग सिस्टम में एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया गया है। ये एक ब्लॉक है जो आपके स्प्रिंग में ऐसे रखा हुआ है, दिस इज ए ब्लॉक। अब ये क्या है कि इसको आप नीचे खींचो और इसको छोड़ दो,
खींच करके छोड़ देना है इसको। एयर के रेसिस्टेंस को यहाँ हम नेग्लिजिबल मान लें तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है ये ऐसे 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 जो है वाइब्रेट करने लगेगी इस तरह से। और ये अभी इस पोजीशन को हम इस ग्राफ में भी ऐसे समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं, देखिए अभी ये स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं है, तो इसका एक्स का वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट का 0 है। तो ये इस पोजीशन पे हो गया, ये वाला पोजीशन है, ओरिजिन 0 पे है, एक्स इक्वल टू 0। अब मैंने इसको धीरे 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 खींचा, जितना ज्यादा इसको हम खींच सकते थे मैक्सिमम तक ले गए खींच करके। तो क्या हो गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से अब बढ़ने लगेगा ऐसे, वही वाला ये है, एक्स का वैल्यू ऐसे इंक्रीज होने लगा, इंक्रीज होते होते बड़ा यहाँ तक पहुंचा, मैक्सिमम तक पहुंच गया, ये यहाँ तक खींच के पहुंचा दिए, यानी कि एक्स इक्वल टू इस समय ए हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया एम्पलीट्यूड एक्स इक्वल टू ए। उसके बाद फिर क्या किए, हमने इसको छोड़ दिया। तो जो छोड़ दिया तो क्या होगा, जैसे ही आप इस जगह पे लाके इसको छोड़ेंगे तो अब x का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। x का वैल्यू तो बड़ा से बड़ा आ गया ये, अब डिक्रीज होने लगेगा। तो डिक्रीज होते होते फिर यहाँ पहुंच जाएगा ये 0, कहाँ पे पहुंच गया, ओरिजिन पे यहाँ आ गया, x इक्वल टू 0 पे आ गया, छोड़ दिए यहाँ पे आया। लेकिन यहीं रुकेगा नहीं, अब फिर ये क्या होगा, ऊपर की तरफ ये जाने लगेगा ऐसे, इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। तो ये ऊपर की तरफ अब जाने लगेगा स्प्रिंग। तो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो नीचे का डिस्प्लेसमेंट को मैंने पॉजिटिव माना है, तो ऊपर वाले को क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। तो अब ये निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे जाने लगेगा, पूरा हाईएस्ट ऊपर तक जाएगा, जहां तक ही जा सकता है, मान लीजिए यहां तक आएगा। अब इसके ऊपर नहीं जा सकता है, यानी इस डायरेक्शन में निगेटिव वाला में ये मैक्सिमम चला गया। फिर उसके बाद ये क्या होगा, अब नीचे आने लगेगा। तो यहां से फिर ये नीचे आने लगेगा, ऐसे जाके फिर कहाँ आएगा, ओरिजिन पे आएगा, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे आएगा। एक कंप्लीट साइकिल इसका हो गया। अब यही साइकिल क्या करेगा, ये बार बार रिपीट करेगा ऐसे। ये तो 3 ही दिखाए हैं, इसमें ऐसे चलता रहेगा, इस तरह से जाता रहेगा, ये रुकेगा नहीं ये। यानी कि ये ऑसिलेशन होता रहेगा। इस तरह के फंक्शन को, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं 0 पे 0 है, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, ये ग्राफ जिसका देखे होंगे पढ़े होंगे, ये साइन का प्लॉट है, ये कॉस का नहीं है। कॉस का होता तो एक्स एंगल 0 पे ये यहां से स्टार्ट होता, कॉस का फंक्शन इस तरह से स्टार्ट होता है, ये ऐसे है, इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से कॉस का है। ये दोनों से हम दिखला सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव या x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों से दिखा सकते हैं। समझने का सिर्फ लॉजिक है कि ये अभी ओरिजिन पे है, नीचे गया मैक्सिमम, नीचे वाले को हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो ये ऐसे बढ़ा यहाँ आया, फिर यहां से जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये x का वैल्यू घटते घटते एक बार 0 भी आएगा, तो ये कम हुआ 0 पे पहुंचा, फिर 0 पहुंच के रुकेगा तो नहीं, फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इस ओरिजिन से ऊपर वाले के डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव लेना होगा, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव ले चुके हैं, तो ये नीचे चला जाएगा ऐसे, फिर यहां से ये ऊपर जाएगा, एक साइकिल रिपीट हो गया, बस इतना ही समझाना होता है। इसके बाद ये बार बार अपने ही चलते रहेगा ऐसे। तो ये भी इसका एम्पलीट्यूड ही है, यहां से यहां तक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड इस तरह से आपको क्या होगा, चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। ओके, तो एम्पलीट्यूड आपका इस तरह से टाइम के साथ चेंज होता है, कभी 0 भी होगा, कभी मैक्सिमम भी होगा। अब यहाँ एक लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए कि जिस समय ये ओरिजिन पे आएगा x इक्वल टू 0 पे, यानी नेचुरल लेंथ पे आएगा, जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा, जरा बताना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 0? 0। हाँ, इस समय आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। हमने 3 मैथमेटिकल इक्वेशन खींचा है ना, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव लिखा है, दूसरा लिखा है वेलोसिटी इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव लिखा है, ये लिखा है हमने। अब जो है, जिस समय x का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन तो 0 है, बट ये वेलोसिटी क्या होगा इस समय, देखो इसका मैथमेटिक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। x हो गया 0, उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0,
तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस समय वेलोसिटी क्या होगा, v जो यहाँ लिखा हुआ है v इक्वल टू, इस ओमेगा को बाहर निकाल लो, माइनस ओमेगा इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, यही इक्वेशन है ना वेलोसिटी का। इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, कुछ आ रहा है समझ में, इस समय वेलोसिटी क्या होगा। देखो इस रिलेशन को, ये हम तुमको एक टास्क भी दे रहे हैं, हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये सोचना है ये बात कि जिस समय इसका x का वैल्यू 0 है उस समय एक्सेलरेशन आपने 0 बताया, एकदम सही बताया। जिस समय x 0 है उस समय v क्या होगा, वेदर इट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। मैंने दो चॉइस आपको दिया है, इसमें से ये बताना है मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा यहाँ पे तो उस समय वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, होगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम। हाँ, अब इस रिलेशन से मैथमेटिकली आपको बताना है कैसे मैक्सिमम आ रहा है। फिर जैसे ही ये यहाँ से लेके जब यहाँ पे आएगा तो रुकेगा, तो रुकने पे यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा 0। बट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हम लोग अभी पढ़े हैं ना, माइनस ए, उसके बाद क्या था, ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जब ये यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी तो इसका 0 हो गया। वेलोसिटी के 0 होने से यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, जैसे ही वेलोसिटी 0 होगा तो अब इस लाइन को हमने ये भी लिखा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिखा था ए। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जब ये यहां पहुंचेगा तो मैक्सिमम। एक्स का वैल्यू ये ऊपर सबसे ज्यादा हो जाएगा ना, एक्स का वैल्यू तो मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ। जैसे एक्स का वैल्यू ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे पहुंचा तो मैक्सिमम हो गया। तो जब एक्स मैक्सिमम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा मैक्सिमम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये कभी कभी पूछ देता है कि जब मीन पोजीशन पे पहुंच रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन क्या होगा इसका। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, यहाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नीचे वाला भी एक्सट्रीम पोजीशन है, इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये रुक चुका है यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे ये रुका हुआ है, तो इस समय एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। क्योंकि और वो मैक्सिमम कितना होगा, तो ए इक्वल टू आप लिखेंगे ए मैक्सिमम, ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स का वैल्यू यहाँ ए हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड से इससे आगे तो जाएगा ही नहीं। तो इस समय एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। यहाँ वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। और जब फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर पहुंचेगा तो यहाँ भी आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। मीन पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है बट वेलोसिटी मैक्सिमम है। ये कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है।